हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। सीधा रुख करेंगे सुपरफास्ट 100 का। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 132वें दिन से लगातार जारी। किसान कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर बॉर्डर पर डटे हुए हैं। इसी बीच सोमवार को भारतीय किसान यूनियन द्वारा संयुक्त मोर्चा के ऐलान पर देश भर में किसानों ने FCI दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में अब किसान 10 अप्रैल को KMP जाम करेंगे, जिसके बाद 13 अप्रैल को दिल्ली बॉर्डर पर बैसाखी मनाई जाएगी और उसके बाद 14 अप्रैल को संविधान बचाव दिवस मनाया जाएगा। वहीं मई के पहले पखवाड़े में किसान संसद कूच भी करेंगे। हरियाणा में गेहूं खरीद को लेकर नियम में बड़ा बदलाव किया गया है। कृषि मंत्री JP दलाल ने बताया कि अब किसानों को बिना SMS के मंडियों का गेट पास दिया जाएगा। साथ ही कहा कि किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। कृषि मंत्री ने कहा कि गेहूं की खरीद का कोई अंतिम टारगेट नहीं रखा गया है। सरकार किसानों के गेहूं का एक एक दाना खरीदेगी और खरीद के 72 घंटों में किसानों को खरीद का पैसा उनके खातों में दिया जाएगा। इतना ही नहीं, JP दलाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस किसानों को गुमराह करती है। हम किसानों को सुविधा देते हैं तो कांग्रेस परेशान होती है। किसान आंदोलन में और तेजी लाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने मैं भी किसान हूं नामक हस्ताक्षर अभियान की सिरसा से शुरुआत की। इस दौरान किसान नेता लखविंदर सिंह औलख और मैक्स साहूवाला ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि किसान आंदोलन जन जन का आंदोलन है। अभियान के तहत सभी शिक्षण संस्थाओं और गांव-गांव जाकर किसान आंदोलन से जुड़ने के लिए हस्ताक्षर किए जाएंगे। हस्ताक्षर अभियान के साथ साथ आंदोलन में और तेजी लाने के लिए किसानों के हितैषी रहे धन्ना भगत का जन्म दिवस भी 20 अप्रैल को मनाया जाएगा। कृषि कानून को रद्द करवाने की मांग को लेकर किसान निरंतर दिल्ली बॉर्डर की तरफ कूच कर रहे हैं। भावतीन टोल प्लाजा पर पंजाब की ओर से आ रही एक ट्रैक्टर ट्रॉली आई। किसानों के आंदोलन में शामिल होने के लिए और आधुनिक सुख सुविधाएं इस ट्रैक्टर ट्रॉली में नजर आई। ट्रॉली में पंखों से लेकर बिजली से जुड़े सभी इंतजाम दिखाई दिए। साथ ही गर्मी को देखते हुए ट्रॉली में ही फ्रिज भी लगाया गया है। ट्रॉली में सवार किसान पंजाब से 6 महीने का राशन लेकर दिल्ली बॉर्डर की तरफ कूच कर रहे हैं। किसानों ने बताया कि इस ट्रॉली को तैयार करने में 1 महीने का समय और करीब 3.5 लाख रुपए का खर्च आया है। हरियाणा कृषि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमित्रा मिश्रा ने करनाल अनाज मंडी में गेहूं खरीद का जायजा लिया। गेहूं खरीद के दौरान हो रही किसानों की समस्याओं को भी सुना गया। कुछ किसान गेहूं की फसल में नमी होने के कारण पिछले 2 दिनों से मंडी में अपनी फसल को लेकर बैठे हैं, लेकिन अभी तक उनकी फसल को नमी के चलते खरीदा नहीं गया। सुमित्रा मिश्रा ने किसानों को आश्वासन दिया है कि गेहूं खरीद के दौरान किसानों को किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं किसानों ने गेहूं की फसल में नमी को लेकर आ रही समस्या से अतिरिक्त मुख्य सचिव को अवगत कराया। दिल्ली में आयोजित हुई 19वीं दिल्ली स्टेट आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में पलवल के गांव होशंगाबाद निवासी अतर सिंह ने फाइनल मैच जीतकर गोल्ड मेडल हासिल कर प्रदेश का नाम रोशन किया। आपको बता दें कि अतर सिंह एक किसान परिवार से संबंध रखते हैं और पिछले 2 साल से पंजा कुश्ती में अभ्यास कर रहे हैं। इससे पहले अतर सिंह नेशनल स्तर पर भी पंजा कुश्ती में प्रदेश का नाम रोशन कर चुके हैं। बल्लभगढ़ की मंडी में पुरानी रंजिश के चलते सोमवार को बदमाशों ने आड़ती और किसान समेत 3 लोगों को गोली मारकर घायल कर दिया। इसी दौरान अपनी फसल बेचने के लिए एक किसान और एक पल्लेदार भी गोली लगने से घायल हो गए। आड़ती और किसान को गोली मारने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि 3 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। आड़ती की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर उसे दिल्ली रेफर कर चुके हैं। सिरसा जिले में साल 2019-20 में खराब हुई नरमा कपास की फसल की बीमा राशि जारी कर दी गई है। ये जानकारी उप कृषि निदेशक डॉक्टर बाबूलाल ने दी है। उन्होंने कहा कि जिले के अलग अलग गांव में नरमा कपास की फसल खराब हुई थी। सर्वे के बाद रिपोर्ट बनाकर मुख्यालय को भेज दी गई है और अब बीमा की राशि जारी हो चुकी है और किसानों के खातों में भेजी जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि अलग अलग गांव में खराब हुई फसलों का मूल्यांकन करने के बाद 17,000, 20,000 और 25,000 रुपए प्रति एकड़ तक मुआवजा राशि किसानों के खातों में भेजी जा रही है। जिस गांव में कम नुकसान हुआ है वहां पर 17,000 और जहां पर ज्यादा नुकसान हुआ है वहां पर 25,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया जा रहा है। डॉक्टर बाबूलाल
महम के गांव खरकड़ा के किसान फसल के पंजीकरण न होने से परेशान। किसानों ने चंडीगढ़ के बजाय मार्केट कमेटी से ही टोकन दिए जाने की मांग की। किसानों का कहना है कि खेत से फसल को घर लेकर आना और फिर मंडी में लेकर जाना किसानों के लिए काफी नुकसानदायक है, जिसको लेकर किसानों ने नायब तहसीलदार से मुलाकात की है। नायब तहसीलदार ने किसानों से 2 दिन में समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। गोहाना में पूर्व सैनिक के हेल्थ सेवाओं के लिए पॉलीक्लिनिक में अनियमितताओं के कारण पूर्व सैनिकों में भारी रोष है। पूर्व सैनिक मरीजों का आरोप है कि जो पूर्व सैनिक मरीजों के लिए दवाइयों और अन्य सुविधाओं के लिए फंड आते हैं, यहां पर तैनात पॉलीक्लिनिक इंचार्ज फ्रॉड कर रहे हैं। इधर हरियाणा में जम्मू कश्मीर बोर्ड से 8 जनवरी 2013 को डीएड डिप्लोमा पास करने वाले जेबीटी को बड़ा झटका लगा है। शिक्षा विभाग ने अब ऐसे आवेदकों की लिस्ट देने के लिए जिला मौलिक अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं। ऐसे आवेदकों को नोटिस जारी कर पात्रता रद्द करने के आदेश दिए गए हैं। आदेश जारी किए गए हैं कि नियुक्ति प्राप्त करने वालों की जानकारी 3 दिनों में परफॉर्मेंस के आधार पर दी जाए। निदेशक मौलिक शिक्षा विभाग हरियाणा की तरफ से जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी अंबाला, हिसार, जींद, करनाल, कुरुक्षेत्र, नारनौल, यमुनानगर और नूह को पत्र लिखा गया है। आदेशों में कहा गया है कि किसी भी प्रकार की कोताही के लिए स्वयं जिम्मेवार होंगे। आपको बता दें कि 2014 में इस भर्ती का रिजल्ट जारी हुआ था और हाईकोर्ट के आदेशों के बाद 2017 में ज्वाइनिंग हुई थी। इस दौरान बहुत से ऐसे चयनित अध्यापक थे जिन्होंने विज्ञापित जेबीटी पद के लिए आवेदन की। अंतिम तिथि 8 दिसंबर 2012 के बाद 12 दिसंबर 2012 के बाद जम्मू एंड कश्मीर से डीएड डिप्लोमा पास किया था। ऐसे उम्मीदवारों का चयन हरियाणा कर्मचारी चयन बोर्ड ने रद्द कर दिया है। दरअसल आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 दिसंबर 2012 थी, जबकि जम्मू कश्मीर बोर्ड से डीएड डिप्लोमा का रिजल्ट 8 जनवरी 2013 को घोषित हुआ था। हरियाणा कांग्रेस संगठन में विस्तार को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने शिरकत की। बैठक की अध्यक्षता विवेक बंसल ने की है। बैठक के बाद प्रभारी विवेक बंसल ने कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली जा रही है। हम लोग सही निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं। पहले चरण में बारीकी से बातचीत की गई है और जल्दी संगठन का विस्तार करेंगे। वहीं बैठक के बाद कुमारी शैलजा ने कहा कि 22 पर्यवेक्षकों के साथ 1-to-1 बैठक की। हम जल्दी संगठन का विस्तार करेंगे। संगठन में ऐसे लोगों को जोड़ेंगे जो ईमानदार छवि का हो, जो पार्टी के साथ खड़ा हो और पार्टी के लिए मेहनत करता हो। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एफसीआई की तरफ से फसल खरीद में नमी की मात्रा में 2% की कमी को गलत बताया। उन्होंने कहा कि पहले 14% तक किसानों की नमी वाली फसलों की खरीद की जाती थी, लेकिन अब इसे 1 से 2% कर दिया गया है। इससे किसानों के सामने दिक्कतें खड़ी होंगी। हुड्डा ने कहा कि पहले किसान खेतों में फसलों को निकालते हुए आड़ती के पास रखकर अपने बाकी काम निपटा लेते थे, लेकिन अब सरकार ने जिस तरीके का सिस्टम बनाया है उससे किसान को परेशान होने लगी है। रोहतक में किसानों पर हुए लाठीचार्ज की जांच की मांग करते हुए हुड्डा ने कहा कि लोकतंत्र में शांतिप्रिय तरीके से आंदोलन करने का सबको अधिकार है। ऐसे में उन पर लाठीचार्ज की घटना निंदनीय है। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने किसानों के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि किसानों को विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है। किसान हमारे पुतले जलाएं, लेकिन किसी के कार्यक्रम में विघ्न डालने की इजाजत नहीं है। वहीं कोरोना वैक्सीन पर विज ने कहा कि प्रदेश में वैक्सीन की कमी नहीं है। रेगुलर बेस पर कोरोना वैक्सीन मिल रही है। विज ने कहा कि प्रदेश में 3.5 लाख के करीब कोविशील्ड की खेप आ चुकी है। इतना ही नहीं, कोवैक्सीन भी आने की उम्मीद है। वहीं महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे पर विज ने कहा कि उनका इस्तीफा मामला उजागर होते ही आ जाना चाहिए था। देशमुख को इतना समय इसलिए दिया गया ताकि वे अपना सब कुछ ठीक कर सकें। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अपना सही दायित्व नहीं निभाया। हरियाणा में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बीते 24 घंटे में 2040 नए मरीजों की पुष्टि हुई, जिसमें से गुरुग्राम में 581, करनाल में 200, अंबाला में 185 और कुरुक्षेत्र में 170 नए मामले सामने आए हैं। वहीं फरीदाबाद में भी कोरोना के 154, जींद में 111, यमुनानगर में 123 और पंचकुला में 124 मामलों की पुष्टि हुई। वहीं कोरोना से एक दिन में 8 लोगों ने जान गंवाई। इसके साथ ही प्रदेश में अब तक 3199 मरीजों की मौत हो चुकी है।
प्रदेश में कुल मरीजों का आंकड़ा 3 लाख के पार पहुंच चुका है। वहीं एक दिन में 1501 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। बता दें कि अब तक 2,83,000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। जाखल में कोरोना से 52 साल के व्यक्ति की मौत हो गई है। बता दें कि कोरोना संक्रमित का हिसार के जिंदल अस्पताल में इलाज चल रहा था। इसी के साथ ही जाखल में कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा 8 पहुंच चुका है। गुरुग्राम के सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र यादव की माने तो गुरुग्राम में 35 कंटेनमेंट जोन भी बना दिए गए हैं। इससे साफ है कि कंटेनमेंट जोन में भी अब सख्ती बरती जाएगी और किसी भी तरह से लोग यदि कोताही बरतते नजर आते हैं तो उन पर कार्रवाई भी होगी। दरअसल गुरुग्राम में बीते 2 दिनों में 1100 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जिसे देखते हुए गुरुग्राम में अब कोरोना की जांच बढ़ाई गई है। अब गुरुग्राम में रोजाना लगभग 6000 टेस्ट किए जा रहे हैं, जिससे अब से और बढ़ाया जाएगा। अंबाला में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। सोमवार को जिले में कोरोना के सबसे ज्यादा 185 मामले सामने आए, जबकि 131 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए। सीएमओ डॉक्टर कुलदीप सिंह ने बताया कि जनवरी में 254 और फरवरी में 161 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए थे। इसके बाद मार्च में कोरोना के 2100 केस सामने आए। अप्रैल में अभी तक 600 केस सामने आ चुके हैं, जो कि चिंता का विषय है। करनाल में कोरोना के बढ़ते मामलों ने अब फिर से एक बार स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। जिले में सोमवार को 201 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। वहीं 201 मरीज इलाज के बाद ठीक होकर घर पहुंच चुके हैं, जिसकी जानकारी डीसी निशांत कुमार यादव ने दी। जिले में अब तक कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 15,590 सामने आ चुकी हैं, जबकि 174 मरीजों की मौत हो चुकी है। बल्कि जिले में कोरोना के 1735 एक्टिव मरीज हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के प्रयासों के बाद लोगों को कोरोना महामारी से बचाने के लिए कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। इसी कड़ी के तहत अंबाला शहर मॉडल टाउन गुरुद्वारे में सोमवार को सिविल अस्पताल की टीम द्वारा लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। सोनीपत के सिविल अस्पताल में कोविड के नियमों की कर्मचारी जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। दरअसल कोविड रिपोर्ट देने वाले केंद्र पर महिला कर्मचारी बिना मास्क के काम करती दिखाई दी। कर्मचारी के पास मास्क पहनने का पोस्टर लगा हुआ है, जिसमें लिखा है कि मास्क पहनकर रखें, नहीं तो पर्ची नहीं कटेगी। लेकिन बावजूद इसके महिला कर्मचारी बिना मास्क के काम कर रही हैं। और जब इस मामले में महिला से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उनके मास्क लगाकर काम नहीं होता। सिरसा में लगातार बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए सिरसा में टीकाकरण अभियान में अब तेजी आ गई है। लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ा दी हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना टीकाकरण में तेजी लाने के लिए विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इसके तहत सिरसा की रेलवे कॉलोनी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रेलवे कर्मचारियों और आम जनों को कोविड वैक्सीनेशन का टीकाकरण किया जा रहा है। रादौर बस स्टैंड के शौचालयों में बंद मिले तो युवकों में से एक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। प्राथमिक जांच में नशे की ओवरडोज का लग रहा मामला। पुलिस ने मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। बताया जा रहा है कि बस स्टैंड के शौचालय में युवक के बंद होने की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर बस अड्डे के वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब दरवाजा तोड़कर देखा तो वहां पर 2 युवक मिले, जिनमें से एक युवक बेहोश था और दूसरा नशे की हालत में था। पुलिस ने युवक को अस्पताल पहुंचाया, जिनमें से एक की मौत हो चुकी है। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इधर पुन्हाना में पुलिस ने एक फर्जी पुलिसकर्मी को गिरफ्तार किया है। पुलिस को आरोपी के पास से फर्जी आई कार्ड भी मिला है। पुलिस द्वारा बताया गया है कि इसका इस्तेमाल वो बसों और टोल प्लाजा पर करता था। पुलिस ने आरोपी को पुन्हाना बस अड्डा से गिरफ्तार किया है, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी, कागजातों के साथ छेड़छाड़ करने समेत कई मामले दर्ज किए गए हैं। एक तरफ सरकार और प्रशासन लोगों को कोरोना से बचने के लिए सावधान रहने की सलाह दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन के कर्मचारियों को ही लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। सिर्फ विरोध ही नहीं बल्कि अब बात कर्मचारियों के साथ मारपीट तक आ गई है। ताजा मामला बहादुरगढ़ से सामने आया, जहां पर एक ज्वेलर्स के मालिक, उसके बेटे और कर्मचारियों पर नगर परिषद की टीम के साथ मारपीट करने और चालान काटने पर देख लेने की धमकी देने का आरोप लगा है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड इस बार नकल रोकने को लेकर ज्यादा सख्त दिखाई दे रहा है। इस बार शहर और गांव के तमाम स्कूलों में दूसरे स्कूलों के अध्यापकों को ड्यूटी पर लगाया जाएगा।
बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह और सचिव राजीव प्रसाद ने बताया कि इस बार पहले से ज्यादा सख्त नियम बनाए जा रहे हैं। बोर्ड की परीक्षा में दूसरे की जगह परीक्षा देते मिलने पर निश्चित तौर पर एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। वहीं नकल करने में संलिप्त पाए जाने पर इस बार 2 की बजाय 3 साल तक विद्यार्थी को परीक्षा से बाहर किया जाएगा। बोर्ड अधिकारियों का कहना है कि परीक्षा में किसी भी सूरत में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 2021 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी हरियाणा करेगा, जिसके मद्देनजर हरियाणा सरकार की तरफ से खेलों को बढ़ावा देने के लिए उच्च स्तर के खेल स्टेडियम तैयार किए जा रहे हैं। अंबाला छावनी में वॉर हीरोज मेमोरियल स्टेडियम तैयार किया जा रहा है। 12 एकड़ की भूमि में तैयार किए जा रहे वॉर हीरोज मेमोरियल स्टेडियम में सबसे पहले फीफा अप्रूव्ड सिंथेटिक टर्फ वाला फुटबॉल ट्रैक, जिसकी पेरीफेरी में 400 मीटर का सिंथेटिक ट्रैक रनिंग और रिले दौड़ के लिए बनाया जा रहा है, जिसमें 3750 ऑडियंस के बैठने की कैपेसिटी है। इसके अलावा ऑल वेदर स्विमिंग पूल, जिसके अंदर 2 स्विमिंग पूल बनाए जा रहे हैं। वहीं पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी ने बताया कि अंबाला छावनी के बो इलाके में हॉकी ग्राउंड बनाने के लिए गृह मंत्री अनिल विज ने 30 लाख रुपए दिए हैं। पृथला के अटल बिहारी मेडिकल अस्पताल के बाहर लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। दरअसल लोगों ने सरकार पर नौकरियों में भेदभाव करने का आरोप लगाया। लोगों का कहना है कि वो अब इस धरने को तभी खत्म करेंगे जब क्षेत्र के युवाओं को नौकरी मिलेगी। लोगों का कहना है कि पहले भी 400 से 500 कर्मचारी काम करते थे जो कि यहीं के रहने वाले थे, लेकिन अब बाहर के लोगों को यहां पर भर्ती करके भेजा जा रहा है, जबकि क्षेत्र के युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। रतिया में शॉर्ट सर्किट की वजह से एक किसान के खेत में आग लग गई। इस आग में किसान की करीब 2 एकड़ फसल जलकर खाक हो गई, जिसके बाद गुस्साए किसानों ने बिजली विभाग के एसडीओ कार्यालय के बाहर धरने पर बैठकर रोष जताया। बराड़ा में एक नगर पालिका को बने काफी समय हो गया है, लेकिन बराड़ा के लोग अभी भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। बराड़ा के वार्ड नंबर 9 में सिंहपुरा कॉलोनी वासी नालियों के गंदे पानी की निकासी नहीं होने से परेशान हैं। उन्होंने इसकी शिकायत नगर पालिका को भी की है, लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। परेशान होकर कॉलोनी वासियों ने सीएमओ को भी ट्वीट कर मदद की गुहार लगाई। उचाना कस्बे में पीने का पानी न मिलने से परेशान लोग जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने विभाग के अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो शाम कस्बे में मैचिंग सेंटर और कॉस्मेटिक की दुकान चला रहे व्यापारी से फोन पर 30 लाख रुपए की फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। फिरौती न दिए जाने पर व्यापारी को जान से मारने की धमकी दी गई। घटना के बाद कस्बे के व्यापारी इकट्ठा होकर थाने पहुंचे और पुलिस से मामले में कार्रवाई की मांग की गई। व्यापारी सतीश कुमार और फन्नू ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि कई बार फिरौती और मंथली देने के लिए फोन आए हैं। शनिवार रात को करीब 9 बजे फोन आया और 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी। न देने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी दी गई। हरियाणा पुलिस के मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सिरसा से एक महिला समेत कार सवार 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से 50,000 नशीली प्रतिबंधित गोलियां बरामद की गई। पकड़े गए सभी आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा और रिमांड के दौरान नशीली गोलियों की तस्करी के नेटवर्क से जुड़े दूसरे लोगों के बारे में पता लगाया जाएगा। गुरुग्राम में कैब का इंतजार कर रही 2 युवतियों से अश्लील छेड़छाड़ का मामला सामने आया। दरअसल ग्वाल पहाड़ी इलाके में 2 युवतियां दिल्ली जाने के लिए कैब का इंतजार कर रही थी। तभी शराब के नशे में धुत 2 युवकों ने उन्हें परेशान कर छेड़छाड़ शुरू कर दी। युवतियों ने युवकों को काफी समझाया, लेकिन नशे में धुत युवक कुछ सुनने को तैयार नहीं थे, जिसके बाद युवतियों ने पुलिस को कॉल कर दोनों युवकों के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया। एसीपी क्राइम प्रीतपाल सिंह ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर वारदात में शामिल दोनों आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर तफ्तीश शुरू कर दी है। बहादुरगढ़ पुलिस ने किसान आंदोलन के दौरान किसान की हत्या के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि 10 दिन पहले बहादुरगढ़ के नए बस स्टैंड पर पंजाब के मोगा के किसान हाकम की हत्या की गई थी। जानकारी के मुताबिक किसान हाकम की भाभी कर्मजीत कौर ने अपने प्रेमी कुलवंत से हाकम की हत्या करवाई थी। कर्मजीत कौर और कुलवंत के नाजायज संबंधों के बीच हाकम रोड़ा बना हुआ था। वहीं पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
यमुनानगर के प्रताप नगर में नारकोटिक्स की टीम ने कार्रवाई करते हुए एक युवक को 1.5 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया। पकड़ी गई चरस की कीमत बाजार में करीब 80,000 रुपए बताई जा रही है। पकड़े गए तस्कर की पहचान रूपसर के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि इस पूरे नेटवर्क के तार उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। टीम का कहना है कि जल्दी उन लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा जहां से युवक इस चरस को लेकर आया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कैथल पुलिस ने एटीएम कार्ड की क्लोनिंग करके पैसे निकालने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन आरोपियों ने करीब 100 एटीएम क्लोन करके धोखाधड़ी करने की वारदात को कबूला है। दरअसल पुलिस को शिकायतें मिल रही थी कि कुछ लोग एटीएम धोखाधड़ी करके लोगों के पैसे हड़प रहे थे। पुलिस ने टीम बनाकर साइबर सेल की मदद ली और आरोपियों को हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि ये लोग एटीएम में खड़े हो जाते थे और बुजुर्ग लोगों को अपना निशाना बनाते थे। नांगल चौधरी के अनाज मंडी में फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचने से लोगों ने खुशी जताई। दरअसल विधायक से क्षेत्र के लोगों ने आग्रह किया था कि फसल की कटाई का समय चल रहा है तो नांगल चौधरी में एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी करवाई जाए ताकि आगजनी होने पर उस पर तुरंत कार्रवाई कर जान माल का बचाव किया जा सके। इस मामले में विधायक ने संज्ञान लेते हुए अधिकारियों से आग्रह किया कि एक गाड़ी नांगल चौधरी में तब तक खड़ी रहे जब तक कि फसल की कटाई होगी। नीलोखेड़ी में नेशनल हाईवे के पास जूतों से भरे एक वाहन में आग लग गई। आग धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि उसने गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। कार सवारों का कहना है कि ब्रेक फेल होने के चलते यह हादसा हुआ है। वहीं मामले की सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई। हालांकि तब तक पूरी कार जलकर खाक हो चुकी थी। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से मंगलवार को भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 90.56 रुपए जबकि डीजल का दाम 80.87 रुपए प्रति लीटर है। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए करदाताओं के ITR 1 और 4 फॉर्म भरने को लेकर ऑफलाइन सुविधा शुरू की। ये सुविधा ई फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध है जो नई प्रौद्योगिकी पर आधारित है। कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे मामलों का असर फिर से अर्थव्यवस्था पर दिखने लगा। वहीं दूसरी ओर सेंसेक्स में भी गिरावट दर्ज की गई है। सुस्ती के दौर में होम लोन पर बड़े ब्याज दर ने भी ग्राहकों पर बोझ बढ़ा दिया है। देश में 2020-21 की शुरुआत में 10 महीनों के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 28% बढ़कर रिकॉर्ड 54.18 अरब डॉलर पहुंच गया है। देश के सबसे मूल्यवान शिक्षा प्रौद्योगिकी स्टार्टअप बायजूस ने 1 अरब डॉलर में आकाश एजुकेशन सर्विसेज लिमिटेड का अधिग्रहण किया है। इस सौदे के बाद ब्लैकस्टोन समूह और आकाश के संस्थापक 13 अरब डॉलर के मूल्यांकन वाले बायजूस में शेयरधारक बन जाएंगे। बॉलीवुड में कोरोना लगातार कहर बरपा रहा है। महामारी की चपेट में लगातार बॉलीवुड अभिनेता आ रहे हैं। इस बीच कोरोना पॉजिटिव पाए गए एक्टर मिलिंद सोमन अभिनेता ने कोरोना को मात दे दी है और वो बेहतर हो गए हैं। मलयालम सिनेमा के जाने माने अभिनेता पटकथा लेखक पी बालाचंद्रन का 62 साल की उम्र में निधन। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। अक्षय कुमार के अस्पताल में भर्ती होने के बाद उनकी फिल्म सूर्यवंशी की रिलीज एक बार फिर स्थगित कर दी गई है। ये फिल्म 30 अप्रैल को सिनेमाघरों में आने वाली थी लेकिन अब फिल्म अनिश्चितकाल के लिए टाल दी गई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिक नंबी नारायणन की बायोपिक रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट के ट्रेलर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी प्रभावित कर लिया है। इस पर मोदी ने कहा कि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचनी ही चाहिए।